हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में इसका जो बचा हुआ चैप्टर नंबर 6 है, इसकी हम बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को इसके मटेरियल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा चुका हूँ, इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिखा भी दिया हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रैपिड प्रोटोटाइपिंग की। रैपिड प्रोटोटाइपिंग के बाद हम चलेंगे सीधा स्टीरियोलिथोग्राफी में। ठीक है, स्टीरियोलिथोग्राफी के बाद हम पढ़ाई करेंगे सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग की। ठीक है, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग के बाद लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग की। उसके बाद हम फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग की बात करेंगे। उसके बाद हम 3D प्रिंटिंग की बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के जो एप्लीकेशंस हैं उसमें ये हमारा रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या है। रैपिड मतलब तेजी से, प्रोटोटाइपिंग मतलब किसी भी मॉडल को तैयार करना। तो किसी भी मॉडल को जब हम तैयार करते हैं उसे हम फिजिकली टच कर सकें, मतलब कि कोई ऐसा मॉडल, किसी भी चीज का ऐसा मॉडल या कॉपीराइट, उसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को, तो वो हमारा रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंदर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी मॉडल हमने मोबाइल बनाया, मोबाइल का एक मॉडल बनाया, ठीक है, उसको हम देखेंगे ये ठीक है या नहीं है, क्वालिटी उसकी चेक करेंगे। तो ये है किन किन तरीकों से इसको बनाया जाता है, तो ये इसके तरीके हैं बनाने के, जिनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीरियोलिथोग्राफी क्या होता है। स्टीरियोलिथोग्राफी, तो स्टीरियोलिथोग्राफी में क्या होता है कि इसमें ये हमारा लेजर बीम को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा जो वर्क पीस होता है, मान लिया हमने ये लेजर जनरेटेड है, यहाँ से हमारा लेजर बीम निकल रहा है। ठीक है, तो इधर हम एक लगा देंगे स्कैनर या मिरर लगा देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा लेजर बीम यहाँ पे आएगा। ठीक, लेजर बीम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मान लिया हमने कोई वर्क पीस है हमारा, ठीक है, कोई ये मान लेते हैं ये बेड है, ये कोई प्लेटफॉर्म है। ठीक, तो जैसे ही लेजर बीम यहाँ पे आएगा, इस मिरर पे आएगा, इस मिरर के बाद यहाँ से सीधा ये इस पर आकर के टकराएगा। तो ये क्या करेगा, वर्क पीस को उसकी लेयर्स में काटता चला जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी लेयर्स में काटता चला जाएगा। इसी को हम स्टीरियोलिथोग्राफी कहते हैं। सिंपल सी बात है। उसके बाद हमारा लेजर सिंटरिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये जो लेजर सिंटरिंग क्या होता है, इसमें मतलब कि लेजर के द्वारा हम क्या करते हैं, इसमें सिंटरिंग का मतलब है छोटे छोटे कणों को, जैसे कि मान लीजिए पाउडर के छोटे छोटे कणों को मिला करके हम एक वर्क पीस को बनाएंगे, एक मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स को बनाएंगे। ठीक है, इसको इकट्ठा करके। उसके बाद लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मतलब कि किसी भी वर्क पीस को हम उसको चिपका के बनाए। लैमिनेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज की लेमिनेशन करना। इससे भी बनाया ही जाएगा, ऑब्जेक्ट मॉडल बनाया जाएगा, लेकिन उसे वो एक तरीके से चिपका करके बनाया जाएगा, लेमिनेटेड रहेगा। जिस तरीके से हम लेमिनेटेड करके नहीं चिपका देते हैं, उसमें एक रोल रहता है लेमिनेशन वाली मशीन में, तो वो एक तरफ से हमारा रोल करता है, तो जो हमारा जो भी सर्टिफिकेट वगैरह रहता है मशीन के अंदर जाता है रोल करते हुए, और एक दूसरी तरफ से बाहर निकल आता है। तो क्या होता है कि वो दो परतों को चिपका देता है। लेमिनेटेड मशीन का ये काम रहता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्क पीस होगा, जो वर्क पीस होगा और उसमें हम जो मटेरियल भेजेंगे, तो वो उसको क्या करेगा, लेमिनेटेड कर देगा, उसको चिपका देगा। ठीक है, फ्यूज्ड, फ्यूज्ड मतलब, फ्यूज का मतलब होता है किसी भी चीज को डिफ्यूज कर देना। जैसे मान लीजिएगा हमने कोई ठोस लिया, ठीक है, किसी भी ठोस को हम क्या करेंगे, उसको लिक्विड में चेंज करके उसको हम डिफ्यूज करके मॉडल तैयार करेंगे, तो वो हमारा हो गया फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। 3D प्रिंटिंग क्या होता है, ये हमारा पहला टॉपिक है, और मैं इसको लास्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो 3D प्रिंटिंग क्या होता है, इसमें हम जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को स्कैन करके, प्रिंटर के द्वारा स्कैन करके उसको हम हूबहू कॉपीराइट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है, मेरा हाथ है, अगर हम इसका हम फोटो खींचते हैं तो 2D में हमें दिखाई देता है केवल, लेकिन अब हम उस चीज को सोचिए, मैं उसको पूरा वैसा ही पकड़ के भी देख सकता हूँ 3D प्रिंटर से प्रिंट करके। तो 3D प्रिंटर आजकल तो प्लास्टिक में भी अवेलेबल है, प्लास्टिक की चीजें भी बनती हैं 3D प्रिंटिंग से, तो हम सेम टू सेम वैसा ही मॉडल बना सकते हैं 3D प्रिंटर से।
ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में एकदम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीरियो लिथोग्राफी के बारे में, ठीक है। उससे पहले भी हम बात करेंगे रैपिड प्रोटोटाइपिंग के बारे में और इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, ठीक है। जहां से मैंने पढ़ा दिया था उससे आगे। तो ये रहा हमारा रैपिड प्रोटोटाइपिंग। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग तकनीकों का समूह है जिसकी सहायता से रैपिड प्रोटोटाइपिंग तकनीकों का समूह है जिसकी सहायता से किसी डिजाइन का भौतिक मॉडल तैयार किया जाता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग में कंप्यूटर एडेड डिजाइन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, कैड का प्रयोग किया जाता है, जिससे आसानी से कोई भी मॉडल बनाया जा सके। यह प्रोटोटाइपिंग की सबसे नवीनतम तकनीकी है, मतलब कि सबसे नई तकनीकी है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंतर्गत कैड या कैम टूल का प्रयोग किया जाता है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। समझने वाली बात है, इसे फिजिकल मॉडल तैयार किया जाता है, ठीक है। चलिए हम इसे एक फिगर के द्वारा समझते हैं, ठीक। इसको हम एक फिगर के द्वारा समझते हैं। देखिए इसमें ये क्रिया सिद्धांत दिया है इसका। इसमें आप लोगों को अगर ये किताब पढ़ने में नहीं आ रही है तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें देखिए दिया है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रक्रम में पार्ट फैब्रिकेशन को दो अक्षों एक्स और वाई के बीच परतों या चरणों के बीच होता है। तीसरा अक्ष जेड एक्सिस समन्वय के लिए मुक्त होता है। यह कंप्यूटर जनित तीन आयामी मतलब कि 3D मॉडल होता है जिसे कैड के द्वारा बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई कंप्यूटर है, ठीक है। मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझिए। ये कोई कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में हमने सबसे पहले क्या किया, कैड डिजाइन बना ली। सबसे मेन चीज होती है कि हम उस चीज की डिजाइन बना लें। बात समझ में आई। डिजाइन बनाने के बाद हमने इसे यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया सीधा मशीन के लिए, प्रिंटर के लिए, ठीक। प्रिंटर के बाद यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए यहाँ से हमारा ये देखिए मटेरियल बनके तैयार हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल प्रोटोटाइप हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। ये अगर इसमें कोई कमियां वगैरह रहती हैं तो ये वापस फिर से डिजाइनर को दे दिया जाता है कि भाई इसमें ये कमी रह गई है, इसे फिर से डिजाइन करो। फिर से ये हमारा यहाँ के लिए भेजिए, टेसिलेशन के लिए भेज दिया जाता है। टेसिलेशन का मतलब है कि जो प्रोडक्ट हमें मिलता है तो ये हमारा क्या होता है, TLS फाइल बना देता है। टेसिलेशन मतलब कि TLS फाइल बनाता है। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है, ये टेसिलेशन क्या होता है, ठीक। तो ये जो फाइल बनाता है तो ये क्या करता है, जैसे त्रिभुजाकार फाइल, मतलब कि त्रिभुजाकार में इसने तोड़ दिया है। ये त्रिभुज जो आपको दिख रहा है ना, ट्रेंगुलाइजेशन कर देता है, ऐसे मान लीजिए इसका। तो इसका ट्रेंगुलाइजेशन कर दिया। ट्रेंगुलाइजेशन होने के बाद ये हमारा ये यहाँ से स्लाइसिंग हो जाता है। स्लाइसिंग का मतलब है ये लाइन बाय लाइन इस तरीके से टूट जाता है, टुकड़ों में, परतों में टूट जाता है। फिर एक एक करके ये हमारा स्कैनर जो लेजर लाइट होती है, लेजर लाइट वो क्या करती है, वो हमारी इसको बना देती है, फिजिकल मॉडल को बनाती है लेजर लाइट। उसको काट के जिस तरीके का हम इसमें कैड में जो हमने यहाँ डिजाइन किया रहता है, कैड इसके अंदर जो हमारा कैड रहता है जो हम डिजाइन करते हैं, ठीक, जो डिजाइन हम करते हैं इसके अंदर, उसी तरीके से का प्रोटोटाइप यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है, लेयर बाय लेयर, ठीक है, कनेक्ट होता जाता है। फिर हमें ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया
इसका क्रिया सिद्धांत। तो ये आप इस तरीके का भी फिगर बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये बना लीजिए, दूसरा भी हम बता रहे हैं, इससे भी बेटर है कि हम इसका एक सिंपल सा एक वो बना लें, चार्ट बना लें। देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है। इसमें क्या है कि डिजाइन कैड मॉडल से हम क्या करते हैं, डिजाइन को तैयार करते हैं। ये हमारा मान लिया मैंने कैड मॉडल है। इसके बाद ये मॉडल को एचटीएल फाइल में परिवर्तित कर देता है। जैसा कि मैंने बताया एचटीएल क्या होता है, स्टैंडर्ड ट्रैंगुलाइजेशन लैंग्वेज, मतलब कि स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा है होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड ट्रैंगुलाइजेशन लैंग्वेज मतलब कि जो हमारा सॉफ्टवेयर वाला जो फाइल होता है कैड फाइल, उसको ये एचटीएल फाइल में बदल देता है, ठीक। मतलब कि वो इस प्रोग्रामिंग भाषा में ऐसी में बदल देता है जो हम आगे भाषा भेजेंगे जो उसको पढ़ सके, हमारा 3D प्रिंटर जो आगे प्रिंटर है उस भाषा को पढ़ सके, उस फाइल को रीड कर सके। तो जैसे ये हमारे एचटीएल ये क्या करता है स्टेप 3 में, एचटीएल फाइल की सतह के काट क्षेत्रफल में, मतलब कि विभिन्न लेयर्स में ये इसको काट देता है, छोटी छोटी लेयर्स में काट देता है, ठीक। जो यहाँ पे हो रहा था अभी मैंने बताया, जैसे कि जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जनरेशन ऑफ लेजर नहीं, ये स्लाइसिंग, ठीक है। तो ये स्लाइसिंग कर देता है, ये सिंपल सी चीज है, ये इसमें स्लाइसिंग कर देगा। स्लाइसिंग के बाद यहाँ पे हमारा सतह के अनुसार मॉडल का निर्माण करना, मतलब कि यहाँ पे हमारा 3D प्रिंटर लगा रहता है, ठीक। यहाँ पे 3D प्रिंटर क्या करता है, उस मॉडल को हमारा बना देता है या इसी में। उसके बाद यहाँ पे हमारा मॉडल की सफाई वगैरह होती है और हमें फाइनल मॉडल प्राप्त हो जाता है। देखिए ये यहाँ जो एसएल होता है, एसएल ये एचटीएल लिखा है, एसएल जो होता है वो स्टीरियोग्राफी होता है, जो हमने बताया था ना अभी, स्टीरियोलिथोग्राफी। ये एक ऐसा टेक्निक या ऐसा प्रोसेस है जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट या मॉडल को बना देता है कंप्यूटर की सहायता से, ठीक। अब रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें सबसे पहले कंप्यूटर फिजिकल मॉडल देता है, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग बनाना थोड़ा सा डिजाइन में एक अभिन्न कदम है। वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग पार्ट डिजाइन, एक कंप्यूटर मॉडल डिजाइन के लिए कैड सिस्टम अगर नहीं है, पर्याप्त नहीं हो सकता है वह पार्ट की पर्याप्त कल्पना कर सकें। मतलब मान लो अगर कैड सिस्टम पे हमने नहीं ठीक तरीके से बना पाया है तो हम उसका पार्ट बना के जो कैड सिस्टम पे हमने बनाया है तो हम उसको चेक करके देखेंगे कि फिजिकली ये कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है 3D में। तो उससे क्या होगा कि हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, इसलिए हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग का यूज करेंगे और महसूस भी कर सकते हैं कि कैसा है, उसके भौतिक गुण किस तरीके का है। वही सिंपल सी बात है, आंखों से चेक कर सकते हैं, ठीक। इस प्रक्रिया में रैपिड प्रोटोटाइपिंग के सिद्धांत क्या हैं? इस प्रक्रिया में निर्धारित आकार, आयाम और फिनिश के साथ एक ठोस वस्तु सीधे मानव हस्तक्षेप के बिना कंप्यूटर में संग्रहित कैड आधारित ज्यामिति मॉडल में छोटा सा उत्पादित की जा सकती है। मतलब कि जो कैड होता है वहां से सीधा हमें फिजिकल मॉडल मिल जाता है, सिंपल सी बात ये है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। समझ में तो आ ही गया होगा आपको कि होता क्या है ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग। उसके बाद देखिए आगे क्या बता रहा है, आगे वही बता रहा है, ये मान लीजिए हमारा कैड का मॉडल है, ठीक। ये हमारा कैड का मॉडल है तो हम इसे स्लाइसिंग में कन्वर्ट करेंगे। स्लाइसिंग में इसके बाद एक एक स्लाइस यहाँ पे ये जोड़ जोड़ के लेजर बीम के द्वारा काट काट के ये देखिए हमारा मॉडल बना रहा है, ठीक। सिंपल सी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वही सिंपल सेम टू सेम वही लिखा हुआ है। देखिए इसमें सबसे पहले ये हमारा कैड मॉडल है। कैड मॉडल को हमने एचटीएल फाइल में जनरेट कर लिया। एचटीएल फाइल में आने के बाद इसका स्लाइसिंग में कन्वर्ट किया छोटे छोटे पार्टों में, ठीक है। फिर उसको आगे के लिए प्रोसेस किया, लेइंग आउट द जनरेशन प्रोसेस, जनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए भेज दिया, ठीक है। क्लीनिंग के लिए भेज दिया, पोस्ट क्यूरिंग के लिए भेज दिया। बात समझ में? सेम टू सेम सिंपल वही प्रोसेस है, ठीक। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लाभ एवं हानि ये आप लोग खुद से ही पढ़ लीजिएगा, सिंपल टॉपिक है, ठीक।
प्रोटोटाइपिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? कम्युनिकेशन के लिए, डिजाइन टेस्टिंग के लिए, टूल निर्माण के लिए, उच्च गुणवत्ता के लिए। इसकी हानियाँ क्या क्या हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं? ये देखिए, इसका लाभ है तेज एवं कम लागत वाली विधि, बहु डिजाइन विधि। डिजाइन का भौतिक सत्यापन संभव होता है, उत्पादन विकास का समय कम होता है, सतह परिष्करण रफ होता है, रिजोल्यूशन पारंपरिक विधि की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो ये आप इतना लिख लीजिएगा। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि इसके जो तरीके हैं, किन किन तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका है स्टीरियोलिथोग्राफी, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग और सेलेक्टिव लेजर मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग और डायरेक्ट मेटल लेजर स्टिनिंग। ठीक, तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक हैं, लेकिन ये डिप्लोमा लेवल पे बहुत छोटे तरीके से दिखाए गए। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किससे क्या बनता है और कैसे बनता है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टीरियोलिथोग्राफी। जैसा कि मैंने अभी पुराने फिगर में बताया था कि स्टीरियोलिथोग्राफी हमारा क्या होता है कि वो कंट्रोल करता है हमारी लेजर बीम को। ठीक है, लेजर बीम को कंट्रोल करके जो हमारा सॉलिड होता है उसको डिफरेंट लेयर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि इसको 1986 में आविष्कार किया गया था। इस प्रक्रम में भौतिक सिद्धांत के रूप में फोटो सेंसिटिव द्रव रेजिन का प्रयोग किया गया, जो पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से ठोस बहुलक का निर्माण करते हैं। सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें सीधा फिगर पे लेके चलता हूँ। फिगर से आप लोग बना के आसानी से लिख सकते हैं और उससे समझ में आ जाएगा। इसमें केवल इतना याद रख लेना कि 1986 में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इसका फिगर, तो मैंने बताया ना कि जो अभी स्टीरियोलिथोग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे लेजर लगा हुआ है। ठीक, यहाँ से एक जो बीम निकल रही है, यहाँ पे एक मिरर लगा दिया है। ठीक है, जो मूवेबल है। ठीक, जिसको हम फिक्स कर देते हैं कि ये किस तरीके से ये मूवेबल रहेगा। ये जिस तरीके का प्रोग्राम होगा, जिस तरीके का मॉडल होगा, ये जो लेजर बीम है ये उसको उस तरफ ही मोड़ देगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये मान लिया हमने नीचे एक हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म है जिसपे हमारा वर्क पीस बन करके तैयार होगा। ठीक, और ये हमारा मूवेबल है, ये मूवेबल है, जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे मूव हो जाएगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पे हमारा लिक्विड के फॉर्म में रहता है रेजिन, लिक्विड रेजिन रहता है। तो जैसे ही यहाँ पे हमारा ये लेजर बीम गिरता है, लेजर बीम यहाँ पे हमारा गिरेगा तो एक लेयर हमारा क्रिएट हो जाएगा। ये यहाँ पे एक रेजिन, लिक्विड रेजिन जो होगा हमारा वो सूख जाएगा ऊपर बन करके, फिर उसके अंदर एक बनेगा, फिर उसके अंदर एक लिक्विड रेजिन एक निर्माण बनेगा। तो ये इस तरीके से हमारा बनता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये काम करके लेयर्स को बनाएगा। ठीक, ये जो हमारा लेयर है, रेजिन लेयर है, उसको ये बनाएगा नीचे की तरफ। तो ये हमारा डिफरेंट पार्ट्स में प्रोग्राम होकर के आता है। इस फिगर से, पीछे वाले फिगर से एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। ये जो वाला फिगर था कौन सा, ये इसमें होगा। ये देखिए यहाँ से क्या होता है, ये डिफरेंट लेयर में तोड़ देता है। तो ये हमारा आगे एक एक लेयर को भेजता है 3D प्रिंटर के लिए, एक एक लेयर को भेजता है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले एक लेयर प्रिंट होगी। जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई 3D मॉडल है। ठीक, यहाँ पे मैं एक क्यूब बना देता हूँ, क्यूब। ठीक है, इस तरीके से मान लिया मैंने ये एक क्यूब है। ठीक, तो ये 3D प्रिंटर क्या करेगा, सबसे पहले नीचे वाली लेयर को प्रिंट करेगा, फिर उससे ऊपर, फिर इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, इस तरीके से प्रिंट करता चला जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ से हमारा एक एक लेयर को भेजता है। ठीक, उसी लेयर वाइज ये प्रिंट होता है। तो जो हमारा स्टीरियो लिथोग्राफी का काम होता है वो यहीं पे होता है कि एक एक लेयर को प्रिंट करवाना। ठीक, जैसा कि मैंने बताया ये लास्ट में
तो ये एक एक लेयर को हमारा ये इसको लेजर बीम को यहाँ से कंट्रोल करवा के यहाँ पे एक एक लेयर को प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो ये हमारा जो SLS होता है मतलब कि सेलेक्टिव लेजर, वो हमारा द्रव होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब पदार्थ हमारा इसमें प्लास्टिक का रहता है, मोटाई इसकी 0.02 mm होती है, ये मुलायम होता है, इसकी जो सतह होती है। निर्माण सामान्य तरीके से होता है, इसके ये अनुप्रयोग हैं, आराम से लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। तो इसमें क्या होता है सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग में, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें छोटे छोटे पाउडर के टुकड़ों को मतलब कि जोड़ करके वर्क पीस को बनाना। ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा था, इसमें लिक्विड था, इसमें जो रेजिन था वो लिक्विड था जो हमारे वर्क पीस को बना रहा था। अब इसमें क्या होगा कि बस उसकी जगह पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसमें हम छोटे छोटे टुकड़े होंगे पाउडर जैसे, जो कि हमारे पॉलीकार्बन के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, ठीक है, पॉलीमाइड के भी हो सकते हैं। इनका व्यास 20 से 100 माइक्रोमीटर हो सकता है। ठीक है, तो इनका जो लेजर होगा, लेजर स्कैनर होगा, वो CO2 होगा। ठीक है, और इसके लिए जो तापमान होगा गलन बिंदु से थोड़ा नीचे होगा, जैसे कि जो हमारा छोटे छोटे टुकड़ों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ करके हमें बनाना है। चलिए इसका हम फिगर देखते हैं। ठीक है, फिगर देखते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिएगा ये हमारा पाउडर कार्टेज है एक। ठीक है, इसमें हमारा पाउडर रखा हुआ है और ये भी हमारा एक पाउडर कार्टेज है। ठीक, और यहाँ पे हमारा ये लेजर लगा हुआ है। ठीक, जो स्कैन करके लेजर स्कैनर लगा हुआ है जो स्कैन करके यहाँ पे लेजर बीम को भेजेगा। ये मिरर लगा हुआ है और मिरर क्या करेगा, उस लेजर बीम को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर आके हमारे मटेरियल को बनाएगा। तो ये पाउडर हमारा, ये जो रोलर लगा हुआ है, पावर फीड रोलर बोलते हैं इसे हम, पावर फीड रोलर। इसका क्या काम है, जैसे ही हमारे यहाँ से जो पाउडर है ये ऊपर की तरफ आएगा, ठीक, तो ये हमारा रोलर यहाँ से घूमते हुए आएगा आगे की तरफ और इस पाउडर को धकेल के इसमें डाल देगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और ये यहाँ से हमारा वर्क पीस बनाएगा। ठीक, ये पावर फीड कार्टेज है और ये हमारा पाउडर फीड कार्टेज है। अब यहाँ से हमारा पाउडर जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये हमारा लेजर बीम क्या करेगा, उसको मतलब कि दबा करके उस पाउडर को जोड़ के तो इसमें क्या होता है, जैसे ही मतलब कि ये मान लीजिए ये एक पिस्टन है, ये पाउडर को एकदम ऊपर की तरफ जैसे ही पहुंचाती है तो ये रोलर इसको आकर के एक समान आकृति में आगे की तरफ भेज देता है यहाँ पे। ठीक, जैसे ही ये यहाँ पे आता है और ये लेजर के कांटेक्ट में आती है, वैसे ही ये नीचे की तरफ चला जाता है, इसका पिस्टन जो होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है और इस तरीके से ये प्रक्रिया बार बार चली जाती है। ये पाउडर हमारा आता रहता है इधर से, तो यहाँ पे एक वर्क पीस का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो इस विधि से भी हम एक प्रोटोटाइप बना करके तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये देखिए स्टनिंग पाउडर से तैयार, ये दूसरा है। अब बात करते हैं फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, FDM। ये क्या होता है फ्यूज्ड डिपोजिशन? देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें एक फ्यूज, मैंने बोला था ना कि किसी भी मटेरियल को उसको गीला करके किसी भी मटेरियल को उसको द्रव में परिवर्तित करके उसका कोई वर्क पीस बनाना। जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या किया कि फिलामेंट सप्लाई रोलर ले लिया इधर से, जो यहाँ से रॉड ये सप्लाई कर रहा है, फिलामेंट को सप्लाई कर रहा है। ठीक, यहाँ पे नोजल लगा हुआ है, एक्सट्रूड मतलब ये चैम्बर
जो ऐसा लगा होगा जो इसको लिक्विड में चेंज कर देगा। ये जो ऊपर से फिलामेंट दिख रहा है ना, उसको ये लिक्विड में चेंज कर देगा। जैसे हम वेल्डिंग करते हुए देखे हो ना, तो बिल्डिंग में वो फिलामेंट लगा रहता है, उसको हम चेंज कर देते हैं, उसको एकदम से गर्म होकर के वो एकदम से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। सेम टू सेम उसी तरीके से। और यहाँ पे ये हमारा नोजल क्या करेगा, नोजल हमारा अकॉर्डिंग टू द सिस्टम जिस तरीके से मटेरियल हमें बनाना होगा, वर्क पीस जो पार्ट हमें बनाना होगा, उस तरीके से हमें वर्क पीस क्रिएट करके दे देगा। तो ये फिगर आप बना लीजिए, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक, ये हमारा फाइनल मॉडल बन करके तैयार होगा जाएगा। ये यहाँ पे सपोर्ट मटेरियल लगा हुआ है। ये याद रखिएगा कि ये हमारा फिलामेंट सप्लाई रोलर है, यहाँ से हमारा फिलामेंट सप्लाई करेगा फिलामेंट को। ये हमारा बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये यहाँ पे जहाँ पे हमारा मटेरियल बनता है उसे हम बिल्डिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ये हमारा सपोर्ट कर रहा है फिलामेंट को। ये पार्ट हमारा फिलामेंट पार्ट है। ये हमारा नॉलेज का एक्सट्रूड है, ये नोजल लगा हुआ है। ठीक, ये भी याद रखिएगा कि चैम्बर में क्या होगा, लिक्विड में चेंज करेगा जिससे हमारा बन जाएगा। ये एक इसमें यही लिखा हुआ है, एक ठोस आधारित रैपिड प्रोटोटाइपिंग विधि है। मॉडल का निर्माण सतह दर सतह होता है। इस विधि में एक चल नॉलेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये नॉलेज, ठीक। उसके बाद आगे इसी चीज को थोड़ा सा और एडवांस में पढ़ते हैं, इसका फिगर और एडवांस में देखते हैं। इधर देखिएगा, इससे आपको मान लीजिएगा ये यहाँ से हमारा फिलामेंट देगा। ये फिलामेंट इसमें लगा हुआ है, ये घुमाने वाला जैसे तार नहीं होता है उसमें रहता है, तो ये फिलामेंट सप्लाई कर रहा है। ये प्लास्टिक का फिलामेंट है और ये हमारे यहाँ पे ड्राइविंग मोटर लगा हुआ है, ये इसमें ले जा रहा है। यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन होगा इस फिलामेंट का, इसके बीच, ठीक, इसमें एक्सटेंशन होगा। और ये यहाँ पे हमारा नोजल लगा हुआ है। ये मोल्टन चैम्बर है, मतलब कि जो इसको पिघला देगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था। ये मोल्टन चैम्बर, रेड ले लेता हूँ, ये हमारा मोल्टन चैम्बर है जो इसको पिघला देगा। नोजल होगा जो हमारा, वो क्या करेगा कि उसको उस तरीके का ही शेप दे करके उस तरीके पे छिड़केगा। जैसे अभी आप लोगों ने इंकजेट प्रिंटर देखा होगा, उसी तरीके से ये काम करेगा, सेम टू सेम। और यहाँ पे हमारा ये बेस प्लेट है, इसके ऊपर हमें यहाँ पे वर्क पीस प्राप्त हो जाएगा जिस तरीके का हम बनाना चाहेंगे। ठीक, ये हमारी वाई एक्सिस मूवमेंट है, ये हमारी जेड एक्सिस मूवमेंट है। सिंपल है। तो ये वाला फिगर बना लीजिएगा, फिगर बना लीजिए और फिगर के हिसाब से ही इसको एक्सप्लेन करिएगा। और जो इसमें आप प्रोसेस हो रहा है, जैसा मैंने बताया है आपको वैसा ही एक्सप्लेन कर रहा है कि फिलामेंट कहाँ से फीडिंग हो रही है इसकी, ठीक है, किस चीज़ का बना हुआ फिलामेंट है, कौन सी एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, कौन सा मोटर इसमें लगा हुआ है, ड्राइविंग मोटर, ठीक है, नोजल लगा हुआ है, एक्सट्रूडर लगा हुआ है, नोजल का काम क्या है, मोल्टन पेस्ट चैम्बर का काम क्या है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लिखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब मतलब कि वही मैंने लेमिनेशन वाला जो भी बताया था कि लेमिनेशन करके हम किस तरीके से मॉडल बनाते हैं। तो देखिए, इसमें जो लेजर बीम हर जगह CO2 की हम यूज करते हैं, ठीक, जो 25 से 50 वोल्ट पे काम करती है। और इसमें क्या होता है कि हम एक टेकअप रोलर लगा देते हैं। इस फिगर से समझिएगा, एक ये मान लीजिए ये हमारा टेकअप रोलर है और ये वाला हमारा मटेरियल सप्लाई रोलर है। मान लीजिए ये रोलर है जिसमें हमारा मटेरियल पूरा गोल गोल करके लगा हुआ है, जो जैसे ही ये घूमेगा वैसे ही हमारा ये मटेरियल ऊपर की तरफ इस तरीके से जाएगा। और ये क्या करेगा, यहाँ पे टेकअप रोलर है जो यहाँ से मटेरियल बचा हुआ है या कटा हुआ है वो इसको अपने अंदर रोल कर लेगा। ठीक, ये यहाँ पे हमारा लेमिनेटेड रोलर लगा हुआ है, जो मतलब कि जैसे ही हमारा यहाँ से सीट मटेरियल सीट जो हमारी ऊपर की तरफ यहाँ से ऐसे जाएगी, जैसे ही ये रोल करके यहाँ पे जाएगी वैसे ही ये इस टेबल पे आएगी, जैसे ही इस प्लेटफॉर्म पे आएगी, प्लेटफॉर्म मतलब जहाँ पे हम वर्क पीस बना रहे हैं, जैसे ही इस पर आएगी वैसे ही ये इसको रोल कर देगा, उसको लेमिनेटेड करके चिपका देगा।
चिपका देगा, मतलब कि नीचे वाले बेड पे जो हमारा लेजर पीस काटेगा वो बेड पे रह जाएगा और बाकी जो बचा हुआ होगा वो आगे की तरफ चला जाएगा। बात समझ में आई। और इसमें सेम टू सेम यहाँ पे वो लेजर लगा रहता है, ठीक। और यहाँ पे एक मिरर लगा रहता है, मिरर पे डालता है। और ये ऑप्टिकल हेड लगा रहता है। ऑप्टिकल हेड क्या करता है, जिस तरीके की पोजीशन हमें चाहिए रहती है उस पोजीशन पे लेजर बीम को यहाँ पे छोड़ता है, इसको काटता है और ये इसको इस पे चला के लेमिनेट कर देता है। बस में इस तरीके से जो लेयर हमारी यहाँ पे लेमिनेट करने पे जो यहाँ चिपक जाती है, उससे हमें एक लास्ट में फाइनल 3D वर्क पीस प्राप्त होता है। बात समझ में आई। 3D मॉडल यहाँ पे हमें प्राप्त होगा इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ। तो ये भी सिंपल था, ये वाला आप फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। और इसके बारे में ये किस तरीके से काम कर रहा है ये जान लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्या बता रहा है। ये देखिए न्यू लेयर किस तरीके से जुड़ रही है, ये कटिंग किस तरीके से हो रही है, ये भी बना लीजिएगा, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से रोल कर रहा है, पूरा यहाँ पे बताया है, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा आया है 3D प्रिंटिंग। फाइनली हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच ही गए, 3D प्रिंटिंग पे। तो जैसा कि मैंने बताया कि 3D प्रिंटिंग में हम एक तरीके से मान लीजिए किसी भी चीज़ को स्कैन करके या फिर कोई भी मॉडल हम कैड में तैयार करके उसको हम 3D में डायरेक्ट प्रिंट करते हैं। बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए हमें अगर हाथ बनाना है तो हम क्या करेंगे, उस हाथ को बनाएंगे या तो हम 3D में बना लेंगे कैड में, बनाने के बाद हम उसको सीधा हाथ ही पूरा निकल के आ जाएगा बन करके, चाहे वो किसी भी मटेरियल का बन के आए लेकिन वो सीधा बन करके आएगा 3D में। बात समझ में। तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है अब तो। जैसे कि आप चाहो तो अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करके और पूरा का पूरा अपना खुद का 3D बना सकते हैं, 3D मूर्ति वगैरह बना सकते हैं, ठीक। तो 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग में MIT द्वारा मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था। विभिन्न संगठनों इसका कहाँ से विकसित किया गया, MIT के द्वारा, ठीक है। इसका लाइसेंस दिया गया, SLS के समान होता है, मतलब ये प्रक्रम ठीक वैसे ही होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, जो अभी मैंने पढ़ा SLS उसी की तरह होता है। अंतर ये होता है कि इसमें धातुमल मतलब कि सिंटरिंग प्रक्रम के लिए लेजर के स्थान पर इंकजेट प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई। उसमें लेजर बीम हर जगह हम डाल रहे थे, इसमें केवल इंकजेट प्रिंटिंग का प्रयोग करेंगे, हेड का, प्रिंटर हेड, प्रिंटर में एक हेड होता है ना, तो उसका प्रयोग करेंगे। उसमें क्या था, लेजर बीम का हेड था, जो हेड लगा हुआ था, मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार। ये जो मैंने बोला, ये जो हेड लगा हुआ है ऑप्टिकल हेड, हर प्रिंटर में एक हेड होता है, तो वो वाला हेड, ठीक। तो इसमें इंकजेट प्रिंटर का हेड इस्तेमाल किया जाता है, जो द्रवीय गोंद मतलब कि जो चिपक जाए की सहायता से पदार्थ को बांध देता है। जैसे मतलब कि जैसे ही हमारा इंकजेट क्या करेगा, उस गोंद की तरीके के पदार्थ को निकालेगा और जो पदार्थ हम उसमें दिए रहेंगे कमांड में प्रिंटर की, तो उसको सीधा 3D में बना देगा। 3D प्रिंटिंग, 3DP का मतलब है 3D प्रिंटिंग प्रक्रम में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ सीमित है, परंतु अन्य एडिटिव प्रक्रम द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ की तुलना में सस्ता है, और ये सस्ता भी हो जाता है। 3D प्रिंटिंग प्रक्रम अपेक्षाकृत तीव्र है, लगभग 2-4 परत मिनट इसमें बनती है। बात समझ में आई। बाकी आगे पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, इसको समझ जाओ, कुछ है नहीं इसमें। चलिए इसका प्रिंटर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ सीधा। मान लीजिए MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मान लीजिए ये, अब इसमें कोई एडिसिव लिक्विड भरा हुआ है जो चिपक जाए, तो ये यहाँ से हमारा लिक्विड भेजेगा यहाँ से, ठीक है। और ये हमारा इंकजेट प्रिंटर का हेड है, ये हेड है, और ये हमारा पार्ट है, ये पावर बेड है, नीचे वाला प्लेटफॉर्म है। तो जैसी कमांड हम देंगे वैसे ही ये हेड यहाँ से हमारा मूव करेगा, ये हेड हमारा आगे पीछे की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे हमारा मटेरियल वर्क पीस यहाँ पे हमारा बना देगा। बात समझ में। ये हमारा रोलर है जो लेबल करता रहेगा,
और ये यहाँ से हमारा पावर सप्लाई फीड देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये हमारा पावर फीड पिस्टन है और ये बिल्ड चैम्बर है, ये भी हमारी पिस्टन है। तो ये बहुत ही सिंपल था। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये देखिए किस तरीके के वर्क पीस बनाए गए हैं, कैड मॉडल हैं, ये कैड में बना करके ठीक फिर उसको बनाया गया है। ठीक, तो ये सब नहीं, हम चलते हैं सीधा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। अब हम कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन के बारे में बात करते हैं, जो निर्देशांक को मेजर करती है। वैसे हमारे सिलेबस में तो इतना है नहीं, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एक बार फिर से हम अपना सिलेबस भी देख लेते हैं। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। निर्देशांक मापन मशीन वह मशीन होती है जिसकी सहायता से किसी वस्तु के तीनों निर्देशांक एक्स वाई जेड को, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मापता है। बात समझ में आई? स्कैन करके ही माप लेता है। इसका विकास 1940 में आणविक ऊर्जा कमीशन द्वारा किया गया। ठीक है, बाकी इतना लिख लीजिएगा। बाकी ये क्या करता है इतना याद रखिएगा। अब ये कितने प्रकार की होती है? घुमाऊ टेबल की होती है, कैंटिलीवर आर्म, ठीक है, घुमाऊ ब्रिज निर्देशांक मापन मशीन, कॉलम निर्देशांक मापन मशीन, घुमाऊ रैम क्षैतिज आर्म निर्देशांक मापन मशीन, गैंट्री निर्देशांक मापन मशीन। ठीक, तो घुमाऊ वाली में क्या क्या होता है? घुमाऊ वाली में मूविंग टेबल कैंटिलेवर आर्म टाइप, ये रहा। ठीक, इसमें क्या है, इस मशीन में एक ऊर्ध्वाधर प्रोब लगा होता है, जेड एक्सिस ये जो लगा हुआ है जेड एक्सिस में गति करता है तथा ऊर्ध्वाधर प्रोब कैंटिलीवर आर्म के साथ जुड़ा रहता है। ठीक, बाई एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस पे स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। ये एक्स एक्सिस पे बाई एक्सिस के सापेक्ष घूम सकता है। घुमाऊ ब्रिज निर्देशांक मशीन यह सबसे प्रचलित मशीन है, लगभग कैंटिलीवर प्रकार की होती है क्योंकि दोनों मशीनें बाई अक्ष स्तंभ पर होती हैं। अच्छा, इसी तरीके की होती है बोल रहा है। ठीक, सिंपल सी बात है कि एक्स बाई एक्स की दूरी मापते हैं प्रत्येक मशीन से। इसको आप पढ़ लीजिए और इसका फिगर भी बना लीजिएगा। तो हम बात करते हैं, हमने कहाँ तक पढ़ा दिया है, यहाँ पे चलते हैं। ये देखिएगा, ये वाली मशीन है, ये मूविंग ब्रिज टाइप, ये ब्रिज की तरह एक बना हुआ है तो ब्रिज टाइप हो गई। ठीक है, ये ब्रिज ओवर ब्रिज की तरह बना हुआ है। कॉलम निर्देशांक, ये देखिए इसमें ये कॉलम बना हुआ है तो इसमें एक्स वाई जेड, ये मान लिया एक्स है, ये जेड है, ठीक है, और ये बाई सापेक्ष घूमने वाली है। घुमाऊ क्षैतिज निर्देशांक मशीन, तो इसको देख लीजिएगा इन सारे फिगर्स को। इसमें बस फिगर्स का ही रोल है, पूरा फिगर्स इसमें क्या है, किस तरीके से मेजर कर रहा है, इसके नाम के हिसाब से ही मशीन बना दी गई है। बात समझ में आई? उसके बाद क्या बचा इस चैप्टर में? चलिए, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, आप लोगों का चैप्टर हुआ फिनिश। ठीक है, स्कैनर क्या होता है ये तो सब लोग जानते हैं। स्कैनर से हम स्कैन करते हैं, बस फोटो कागजात, ये देखो फोटो कागजात स्कैन किया जाता है, सिंपल है। ये स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रकार भी दे दिया है, वाइट लाइट स्कैनर, और दूसरा वाला है वाइट लाइट इंटरफेरोमेट्रिक माइक्रोस्कोप या स्कैनर। सफ़ेद प्रकाश स्कैनर एक ऐसा उपकरण है, ऊपर वाला वाइट लाइट स्कैनर है एक ऐसा उपकरण है जो किसी वस्तु के सतह की ऊंचाई माप के लिए प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण में कोहेरेंस स्कैनिंग इंटरफेरोमेट्री, ये जो लिखा हुआ है SI के साथ
स्पेक्ट्रली ब्रॉडबैंड वाइट लाइट इल्यूमिनेशन का प्रयोग किया जाता है। इसका ये चित्र दिया गया है। लास्ट में क्या है? लास्ट में कुछ नहीं है, ये तो यूनिट है और मैंने जितना लिखा दिया है वो आप लोग देख लीजिए। ये मैंने इस चैप्टर में लिखा दिया है। कृपया करके इससे आगे कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच। ये यूनिट आपकी होती है फिनिश। अगले वाली यूनिट में हम बात करेंगे रोबोटिक्स पे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।